हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज कक्षा 12 की हिंदी का जो गद्य खंड है उसमें आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर नंबर 4 के लेखक हैं, उस लेखक का नाम क्या है दोस्तों? उस लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस लेखक का नाम क्या है चैप्टर के? तो उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अध्याय नंबर 4, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना का नाम है अशोक के फूल। इनके रचना का नाम क्या है? अशोक के फूल। एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है अशोक। और इस अशोक के फूल के बारे में, किसके बारे में? तो अशोक के फूल के बारे में इन्होंने अपना लेख लिखा, अपनी लेखनी को चलाया। और आज हम लोग इनकी कृति को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कृति को पढ़ने से पहले हम लोग इनके जीवन परिचय, साथ में साहित्यिक परिचय एवं अन्य ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात इनके कृति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। प्रत्येक पाठ की भांति लेखक का संक्षिप्त परिचय। लेखक के संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया जिला है। उस जिले में एक छोटा सा गांव है दूबे का छपरा। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती, बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे और कार्यरत होने के बाद 18 मई 1979 ईस्वी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। आगे चलते हैं। इनकी माता ज्योतिषमती भी पंडित कुल की कन्या थी। इनकी जो माता है वह, उनकी माता का नाम ज्योतिषमती पंडित कुल की कन्या थी, प्रसिद्ध पंडित कुल की। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनको संस्कृत की शिक्षा और किसकी? ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। कि जैसे पिता का जो पुत्र होता है उसके सभी धन संपत्ति, दौलत, खेत खलिहान का मालिक होता है, तो उसके ज्ञान का भी, पंडित अनमोल द्विवेदी के ज्ञान का भी लाभ किसने उठा लिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। और माता से जो ज्ञान सीखा वह उत्तराधिकार में मिल गया। आगे देखिए, सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ।
जहां ये सन 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यह अपनी शिक्षा का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ पर किए, तो शांति निकेतन में। कहाँ पर किए दोस्त? शांति निकेतन में। कब से कब तक? तो शांति निकेतन में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। ठीक है। इनका जीवन चक्र 1940 से 1950 तक 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहा। कहाँ पर? तो शांति निकेतन में। कहाँ पर? शांति निकेतन में। शांति निकेतन किसकी संस्था थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की संस्था थी। यहाँ पर 1940 से 1950 तक ये हिंदी भवन के देखिए निदेशक के रूप में कार्य किए। यहीं पर यह स्वाध्याय और सृजन का कार्य किए। 1949 में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हुए और अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति थे, खोज विभाग के निदेशक, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 1960 से लेकर 66 तक हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो। 18 मई 1979 को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियों वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं देखते हैं सर। आइए इनकी कृतियां क्या क्या हैं इसको देखने का काम करते हैं। इनकी कृतियां हैं इतिहास। लिखे क्या? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह इनकी रचना है। निबंध इन्होंने लिखा, निबंध में लिखा अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, यह उनका निबंध है। साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ भी ये लिखे। इन ग्रंथों में कौन कौन सी है रचनाएं? तो कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इन्होंने उपन्यास भी लिखा। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्नवा इनके क्या है? उपन्यास है। इसके पश्चात हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मा भी व्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली
अभिनव है। इनकी शैली क्या है? अभिनव है। इनके निबंधों में एक ओर महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियां संजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। एक तरफ बहुत संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि साहित्य के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, रज्जब, रविंद्रनाथ टैगोर आदि लोगों को पढ़ने के पश्चात, जानने के पश्चात उन लोगों की शैलियों को छोटी छोटी भाग में चुरा चुरा कर लिखने का काम किया इन्होंने। और चुराने का मतलब ये चोरी हम नहीं कर रहे हैं। चुराने का अर्थ ये हुआ कि उनसे कुछ सीखा बंदा, सीखने के बाद फिर से अपनी शैली में लिखने का काम किया। और यह कार्य भी इतना सरल नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पर चलते हैं, तो साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं। कहीं कहीं पर जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसके प्रतीक चिन्ह भी धीरे धीरे इनकी निबंधों में दिखाई देते हैं। तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेह लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती हैं। कहीं कहीं पर प्रकृति वर्णन करते हैं। प्राकृतिक वर्णन में इन्होंने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। देख लीजिए, अशोक के फूल, देवदारू की छाया, कुटज की शाखाएं झांकती रहती हैं या झांक जाती है। आगे देखिए, इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रह कर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और हैं कथा कौतुकी भी। कह रहे हैं कि द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और कथा कौतुकी भी हैं। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी सभी तार झंकृत हो जाते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह, ज्ञान गरिमा के साथ साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। जब इतनी बात विद्यानिवास मिश्र यूं ही नहीं कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में विद्यानिवास मिश्र ने बहुत अच्छी प्रकार से जाना होगा, सीखा होगा, तभी तो ये बता रहे हैं। आगे देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते क्या है। देखिए, आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खरी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब ये निबंध अपना लिखते हैं, उसमें यह संस्कृत के तत्सम माने शुद्ध शब्द, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप
दिखाई पड़ते हैं। इनकी क्या है, ये सभी शैलियां हैं। विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा अलंकारिक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि यह अपने अशोक के फूल जो निबंध है उसमें क्या लिखते हैं। चलिए देखिए, कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में एक है अशोक का फूल। कंदर्प देवता 5 फूलों को चुने थे, उसमें से उनका एक प्रमुख पुष्प था अशोक का फूल। उसी अशोक के फूल पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, इनका निबंध है आज का जो पढ़ेंगे। इस पर इन्होंने टिप्पणी लिखा। क्या लिखा दोस्त? टिप्पणी। और टिप्पणी के रूप में मेन हिस्सा किसको बनाया? अशोक के फूल। क्या लिखते हैं? कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। कहना ये कहना चाह रहे हैं कि जब कालिदास साहित्य लिख रहे थे उस समय उनके साहित्य में अशोक के फूलों का खूब वर्णन किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। इसके जब उस समय प्रयोग हो रहा था, अशोक के फूल का खूब अच्छी प्रकार से वर्णन किया जा रहा था, तब यह पता चलता है कि यह उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था, वैसा आज अनादरित होकर है। कह रहे हैं कि 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में अशोक के फूल को बहुत ज्यादा सम्मान दिया तो वह हंस खिलकर अच्छी प्रकार से स्वस्थ दिख रहा था, परंतु 2000 वर्ष बाद इस समय वह उतना ही क्या हो गया है, तो अनादरित हो गया है और वह दुखी है। आगे देखते हैं। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो। लेखक कह रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद अशोक के फूल के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। इस अशोक के फूल में इन्होंने प्राचीन संस्कृति के साथ साथ जो नवीन संस्कृति है, उस नवीन संस्कृति और प्राचीन संस्कृति के बीच में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलना करने का काम किया है और तुलना के साथ साथ अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि संस्कृति बदल गई, पुरानी संस्कृति को दुख नहीं है, लेकिन मानव के विचार में परिवर्तन आया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अशोक के फूल को अभी दुख नहीं है कुछ, लेकिन मानव की जो प्रवृत्तियां हैं वह क्या हुई हैं? बदल गई हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग इनका जीवन परिचय देखें। अगले दिन से इनके पाठ जो है अशोक का फूल या अशोक के फूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो हमको जाने की दीजिए आज्ञा मेरे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।